सेवाल्ट का नियम हम लोग को पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इस पे जान लें कि बायो सेवाल्ट नियम क्या है, कैसे पूछता है इस पे क्वेश्चन। बायो सेवाल्ट का नियम क्या है, बायो सेवाल्ट का नियम किसे कहते हैं, बायो सेवाल्ट का नियम लिखिए, बायो सेवाल्ट का नियम लिखिए और इस पे जो भी आगे के टॉपिक आते हैं इस पर क्वेश्चन पूछता है और भी जोड़कर। जैसे अनंत लंबाई का कोई चालक तार है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद कहता है कोई सर्किल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। मतलब तरह तरह के इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये हाई स्कूल में भी आता है और इंटर में भी आता है। बहुत कंपलसरी टॉपिक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, ठीक है। अब रही बात बायो सेवाल्ट का नियम कब लागू होता है, क्यों लागू होता है। कोई भी हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि कोई भी धारावाही चालक है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करता है, साथ में इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ओरेस्टेड कहते हैं कि कोई भी धारावाही चालक है उसमें धारा का प्रवाह होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब रही बात चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करता है तो कितना होता है, इसकी गणना ओरेस्टेड नहीं की है। बायो और सेवाल्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर कितने क्रिएट करता है तो इन्होंने एक फार्मूले की गणना किया और उस पर बताया कि अगर इतनी धारा बह रही है इतनी दूरी पर निकालेंगे तो इतना आएगा, इतनी दूरी पर निकालेंगे इतना, इतना धारा प्रवाहित होगा तो इतना। मतलब कोई भी चालक है तो उस दूरी पर, लंबाई पर और एंगल पर, ये सब पर निर्भर करता है कि कितना जो है धारा प्रवाहित किया गया, कितनी लंबाई है, कितना जो पॉइंट निकालना है उससे दूरी कितनी है, इन सब पर निर्भर करता है। तो कितना करता है, कितना होता है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए हम कोई एक चालक तार ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए ये चालक तार की लंबाई हम क्या ले लिए, तो यह लंबाई का अनंत नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस पर तो टॉपिक पढ़ना ही है कि बायो सेवाल्ट के नियम से अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो निकाल लेंगे। या लंबाई का कोई चालक तार है, एक सपोर्ट डेट करिए। अब इसमें क्या करिए, आप धारा प्रवाहित करिए आई, थोड़ी सी लंबाई ले लीजिए, कितना लेना है तो डेल्टा एल। डेल्टा एल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल इंटर दोनों स्टैंडर्ड हो जाता है। अगर वही डीएल हम लेते हैं तो हमारा खाली इंटरमीडिएट बेस हो जाता है। दोनों सिलेबस के लिए सेम टॉपिक हम ले लें। कितना लिए हम लंबाई, डीएल। हमने क्या किया, एक एल लंबाई का चालक तार लिया, ठीक है। इसमें धारा कितना प्रवाहित किया तो आई। हमने कितना इस टोटल लंबाई में से लिया था, थोड़ी सी लंबाई डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल थोड़ी सी लंबाई में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है यही निकालना है। और देखिए थोड़ा सा और इसमें करेक्शन करना है। अब इस डेल्टा एल लंबाई ले लिए हैं तो इससे कितनी दूरी पर, तो आर दूरी पर एक पी पॉइंट बना ले रहे हैं। आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं पी और यहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है कितना होता है। यहाँ एंगल कितना बनेगा, थीटा। मतलब क्या है, कोई चालक भी, कोई भी चालक तार ले लीजिए तो उससे कि थोड़ी सी, एक तो उस पर जानते हैं कि कितना होता है मगर कितनी दूरी से वो महसूस करना चालू करता है। तो मान लीजिए यार ये चालक तार है तो यहाँ से करेगा, यहाँ से, तो थोड़ी सी हम लोग फ्रेश फिगर बनाते हैं। फ्रेश का मतलब होता है साफ सुथरा, हम लोग फिगर बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी आए। बात समझिए, समझने में हमें क्या हो, आसानी हो। और तब हम लोग ये होता है, चूँकि इतना तार है तो इतनी दूरी पूछे तो निकालेंगे नहीं, होता है बहुत मामूली सा दूरी, इतना या इतना, मतलब इसमें टच नहीं करना है। इससे कुछ दूरी पर ही हमें अनुभव करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है। इसकी गणना बायो सेवाल्ट कर दिए थे, कितनी फार्मूले निकाले थे, देखिए क्या है, कैसे हम गणना करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर लिखेंगे पहले, बायो सेवाल्ट के नियमानुसार जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे किसके नियम से, तो बायो सेवाल्ट के नियम से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ये कितना होता है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर कितना होगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला, इसमें आप कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब चालक में आप धारा कितनी प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे चालक में
प्रवाहित किसके, तो वैद्युत धारा के, वैद्युत धारा के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहला टर्न ये आप लिखे हैं कि कोई भी चालक है जिसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वह धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। डेट इज हम लिखेंगे आई ई बोले तो डेट इज जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। ये समीकरण हमारा एक हुआ। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या होता है, तो जो चालक की जो लंबाई लिए हो टोटल यल उसमें से जो थोड़ी सी लंबाई काटे हो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है ये। तो लिखेंगे चालक के अल्पखंड, अल्प मतलब थोड़ा सा, खंड मतलब भाग, अल्पखंड अवयव के लंबाई के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक लिखे हैं, चालक के अल्पखंड जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 2। डेट इज लिखेंगे जो डेल्टा बी मिलेगा ये प्रोपोर्शनल होगा, अल्पखंड लंबाई बोले तो डेल्टा एल। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, तो सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसको दो रोमन अंक में ये माने हैं तो इसको ये वाले अंक मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर यही कहता है कि जो अल्पखंड अवयव की लंबाई है और जो बिंदु P है इसके बीच कितना कोण बना है, मान लीजिए थीटा बना है, तो इस थीटा के जया के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अल्पखंड चालक के, चालक जोड़ लीजिए, चालक के अल्पखंड अवयव बिंदु जो P है, बिंदु P को मिलाने वाले रेखा कितना है, मतलब मिलाने वाली रेखा बीच बने कोण कितना है, तो ये थीटा है। के जया के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब अब क्या लिखेंगे, तो डेट इज लिखेंगे जो डेल्टा बी है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो साइन थीटा का। इक्वेशन नंबर हमारा 3 हुआ। एक और समीकरण बनाना है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे चौथा नंबर क्या है, तो अल्पखंड अवयव की लंबाई और बिंदु P के बीच कितनी दूरी है, तो मान लीजिए आ रहे इसका वर्ग का भी उत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि चालक के अल्पखंड अवयव तथा जो बिंदु P है अवयव तथा बिंदु P के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी इसके वर्ग के क्या होता है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ हम एडजस्ट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, डेट इज हम लिखेंगे कितना, तो हमारा डेल्टा बी जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 4। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें समझना है। लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 1 2 3 व 4, चारों को आपको मिलाना है। तो जैसे मिलाएंगे आपका कितना हो जाएगा, तो आपका होगा बी प्रोपोर्शनल क्या है, पहला समीकरण आई, उसके बाद क्या आता है, तो डेल्टा एल, फिर क्या आता है, तो साइन थीटा। ठीक है, इसके बट्टे, क्योंकि 1/r² है तो बट्टे हो जाएगा r²। ठीक है,
अब देखिए क्या है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया है। अब इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो जब हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू लगेगा। अब कब ये बराबर होगा, जब तक कि आप यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं रखते हैं, मतलब कोई नियतांक नहीं रखते हैं, ठीक है। और आई आपका डेल्टा यल और साइन थीटा हो गया, नीचे आपका आर स्क्वायर हो गया। इसे पूरे कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखना है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं, तो हर समीकरण में कांस्टेंट लिखते हैं, और हर समीकरण में कांस्टेंट का मान फिक्स होता है। वह जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक संतुलन नहीं होगा। तो इस पूरे का वैल्यू होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा यल और साइन थीटा बट्टे आपका क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर होता है। जहाँ आपका म्यू 0/4 पाई इस पूरे का वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ म्यू 0 क्या है, तो यह होता है निर्वात में चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता, ठीक है। अब इसका भी मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू जो होता है वह 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका बीमा नेक्स्ट टर्म पढ़ाते हैं, मगर सबसे पहले इसको समझना है हमें क्या क्या कह रहा है, ठीक है। एक बार समझिए, पहले इसको समझिए, फिर इसका मेथड फिर एक बार और समझाते हैं अलग तरीके से। बायो-सैवार्ट क्या किए हैं, ओरेस्टेड कहे कि कोई भी चालक तार है, जब उसमें आप धारा प्रवाहित करते हो तो वह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक है। कुलाम्स लॉ भी बोलता है, गास लॉ भी बोलता है, ओम्स लॉ भी बोलता है, यही चीज़ है। मगर ओरेस्टेड कहें कि नहीं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, और वह कितना होता तो वह ओरेस्टेड नहीं बताएं। बायो और सैवार्ट 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कितना होता है, तो वही फार्मूला गणना किए। अब वो फार्मूला से ये नहीं है कि हम जो है एक बार फिक्स कर दिए, वह एक मेथड है फार्मूला, उससे आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग जो है लंबाई, अलग अलग कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इन सब पर आप गणना कर सकते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, कितनी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पहला बायो-सैवार्ट क्या बताया, पहला यही बताया कि जो हम चालक तार था, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है, तो आप कितना धारा प्रवाहित किए उसके अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि जितना ही धारा आप बढ़ाएंगे, मतलब जितना ही अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। मतलब एक सिंपल से बता रहे हैं, एक सेल ले लीजिए छोटा सा, वो बहुत मामूली सा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए और ज़्यादा है, उससे बड़ा ले लीजिए और ज़्यादा है। एक विद्युत तार ले लीजिए जिसमें 1100 वोल्ट आता है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा 11,000 हो गया, फिर 22,000 हो गया, फिर 33,000 होगा, फिर केवीए वाला जो आता है उसमें तो और ज़्यादा होता है। ये तार है और यहाँ से रहेंगे, यहीं से आपको खींच लेगा, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होने लगेगा, ठीक है। बहुत अधिक होता है उसमें, ठीक है। तो पहला टर्न यही हुआ कि जितना ही अधिक धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई का मतलब होता है, ये नियम कहता है कि चालक में कितना आप धारा प्रवाहित करते हैं इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहला रूल ये कहता है। दूसरा कहता है चालक के अल्पखंड अव्यय की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब थोड़ी सी लंबाई जो है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ से होता है कि जितना ही अव्यय की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। एंगल बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो थर्ड ये कहता है कि चालक के अल्पखंड अव्यय तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के जया के अनुक्रम, जया बोले तो साइन को कहते हैं, तो कितना एंगल बना, ये बिंदु P है और डेल्टा यल है, इसके बीच कितना एंगल बना, थीटा, मान लो 45, 60, 30, 75, 85, 90, यही सब बनता है एंगल। तो जितना एंगल बनेगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। 4 नंबर ये कह रहा है कि चालक के अल्पखंड अव्यय और बिंदु P
के बीच कितनी दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जितना ही अधिक दूरी बढ़ाओगे, मतलब यहाँ से ज्यों-ज्यों आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। कितना होगा, तो आपका डेल्टा बी प्रोपोर्शनल r² होगा, मतलब r का मान रखोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये 1 में डिवाइड हो रहा है। अब ये चारों समीकरण है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चारों समीकरणों को मिलाते हैं ये आता है। इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं और या इधर कांस्टेंट लिखेंगे। अब देखिए इस नियतांक, कांस्टेंट बोले तो नियतांक, हर एक समीकरण के लिए नियतांक फिक्स होता है, इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ता है। इस समीकरण के लिए बायो-सेवार्ट ने क्या पुट किया, तो μ0/4π पुट किया, बाकी ये सिलेबस है ये है। अब μ0/4π का मान होता है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, जहाँ μ0 को निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं, 4π भेज दीजिए, इसका वैल्यू भी निकल जाता है। बायो-सेवार्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी जान चुके हैं। कोई चुंबक है और उसके चारों ओर का आप क्षेत्र देखते हैं जिसमें कोई दूसरा कोई चुंबकीय पदार्थ लगाते हैं, तो चुंबक के प्रभाव का हम अनुभव करें तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बायो-सेवार्ट का भी नियम पढ़ चुके हैं। अब इस पे ये जो हेडिंग डाले हैं इस पे बहुत लॉजिक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, शॉर्ट कभी भी नहीं आएगा। सवाल भी आते हैं तो लॉन्ग आते हैं, और इस पे जो है क्वेश्चन जो है हर साल का ये पूछा हुआ इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता क्या है, तो सबसे पहले या तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जोड़ेगा और नहीं तो बायो-सेवार्ट का नियम जोड़ेगा, एकदम गारंटी है। कहेगा कि बायो-सेवार्ट का नियम किसे कहते हैं, या बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए, और बायो-सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोग से परिमित कह दे या सीधी लंबाई कह दे या अनंत लंबाई कह दे, 3 टर्न है, परिमित, सीधी या अनंत लंबाई के सीधे कोई धारावाही चालक तार है या चालक है तो उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना होता है। तो क्वेश्चन इस पर जाने, कहेगा कि बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवार्ट का नियम क्या है, बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए, और बायो-सेवार्ट की नियम की सहायता से परिमित या अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। मतलब आप इस चैप्टर को उलाटिएगा, पेज 7वें चैप्टर को देखिएगा, हर साल ये पूछता है क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है और मुश्किल से कुछ समय लगेंगे, एकदम बेसिक इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है पेपर में भी उपयोग हो जाए। और हमारे यही कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा तौर पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दूर के हैं, जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम अच्छे गुणवत्ता दें। ना ही कोई पैसा लगने वाला है और ना ही कुछ, बस आपका एक लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मेहनत अगर हमारा लगे तो, ठीक है। देखिए क्या है, कैसे कहेंगे, ये फ्री की एकदम पढ़ाई है, न कि इसमें पैसा लगेगा, न कि मैं कोई ऐप चलाता हूँ कि मुझे ये ऐप खरीदिए, ऐसे पैसे डालिए, ये करिए वो करिए। एक हमारे जो यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है, जैसे फिजिक्स जो है क्लास 12 के नाम से, लमसम में उसमें जो है 110 से ऊपर वीडियो हम डाल चुके हैं। मतलब क्लास 12 का ये 7वां चैप्टर का एकदम कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, मतलब एकदम कंटिन्यूअस आपको सिलेबस मिलेगा और एक टॉपिक इधर उधर नहीं है, फुल चैप्टर का। अगर कोई बचता भी है क्वेश्चन तो आप कमेंट करिए, वो टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे परिमित लंबाई या कहे अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक है तो उसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है। तो हम कैसे गणना करेंगे, मान लीजिए कोई सीधा हम धारावाही चालक तार ले लिए, ये हो गई, कितनी लंबाई की हुई, तो यह लंबाई, हाँ अनंत भी कह सकते हैं, मगर पहले तो इसका एक बेस रखिए ना, कितनी लंबाई लेते हैं तो हम यह लंबाई का, और इसमें हम कितनी धारा प्रवाहित करते हैं तो आई, पॉइंट का नाम रखिए, इस सिरे का नाम रखें सी और इसका नाम रखें डी, एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे नाम रखिए इसका क्यू, और यहाँ से आप आर दूरी पे एक पॉइंट लगा दीजिए पी, यही हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बी, ठीक है, फिगर हो गई। अभी और इसमें करेक्शन करना है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना है आपको। अब इसमें जो है टोटल लंबाई यल था, थोड़ी सी लंबाई ले लिए, थोड़ी सा का मतलब हुआ डी एल लंबाई ले लेते हैं। हम कितनी लंबाई ले लिए, डी एल लंबाई, नाम रखिए इसका ई, इसका नाम रखिए एफ, इस पॉइंट का नाम रखिए एफ, इस पॉइंट का नाम ई रखें, इसको मिलाइए, पहले इस सिरे को मिला दीजिए, फिर इस सिरे को मिलाइए, फिर वो अंदर वाले को मिलाएंगे, ठीक है,
उस वाले को थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, इसको ऐसे मिला दिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम φ1 लिखेंगे और डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रखेंगे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका φ2 हो गया। एक फिगर। अब देखिए क्या है, ये थोड़ी सी जो लंबाई लिए हैं, पॉइंट का नाम रखे हैं ई और एगो एफ, इसको भी मिलाइए, तो मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया, ऐसे ये आया, मिल गई। अब इसको सीधा कर लीजिए ऐसे, इसका नाम रखिए जी, यहाँ एंगल हो गया थीटा, और इसमें जो कोण बनेगा उसको कहेंगे डी फाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा एक्स मान लीजिए। फिगर बनकर तैयार। कुछ भी नहीं है, फिगर समझ गए तो फिजिक्स का सॉल्यूशन आ गया। देखिए क्या हमने किया, एक हम परिमित लंबाई का एक सीधा धारवाही चालक तार लिए। देखिए एकदम बेसिक है, कितना लॉजिक है, और यह लंबाई का है, ना ही कोई ऐप खरीदना है ना ही कोई पैसा, बस आपका डाटा लगेगा, बस यही करना है, कोई घाटा नहीं है, डाटा सिर्फ देना है। देखिए क्या है, इसमें हम धारा कितनी प्रवाहित करेंगे तो आई, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पर, तो हम Q एक पॉइंट लेते हैं, एक P पॉइंट लेते हैं, कितनी दूरी तो R दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है। ये नाम रखते थे हम C, इसका नाम रखते थे D। हो गया, मिला दीजिए इसको, मिल गई है। पहले में मान लीजिए एंगल हमारा क्या बना तो φ1 बना, दूसरे में क्या बना तो φ2 बना। थोड़ा सा लंबाई लीजिए, कितना तो dl, नाम रखिए या फिर नीचे रखिए e, इसको भी मिला दीजिए, मिलाएंगे हमारा ये हो गया। यहाँ जो एंगल बनेगा उसका नाम रखेंगे डी फाई, इसको सीधा कर लीजिए, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया थीटा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई एक्स, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की। फिगर देखिए कितना आसान तरीके से होता है। फिर एक बार देखिए और देखिए, थोड़ा समय तो देना है, पैसा तो थोड़ी ना लग रहा है। ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा डी, यहाँ से ये दूरी हम ले लिए क्यू, ये ले लिए हम पी, ठीक है, इसको मिला दिए तो यहाँ जो एंगल बना उसको हम φ1 कहेंगे। नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा जब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जब मिलाएंगे तो इस वाले में φ2 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ी सी लंबाई ले लिए, कितना तो dl, ठीक है, यह हो गई, इसको मिला दीजिए, नाम रखिए e, इसका नाम f, इसको सीधा कर लीजिए, इसका करिए जी, ये हो गया हमारा थीटा, ये दूरी r हो गई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x। फिगर बनकर तैयार। अब बायो-सेवार्ट नियम लगा दीजिए। देखिए क्या है, अब इसको हम मिटाते हैं, 3 फिगर समझाए हैं, ठीक है, और बहुत धाकड़ एकदम टॉपिक है, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। लिखेंगे किससे तो देखिए क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो बायो-सेवार्ट नियम छोड़ेगा नहीं, बायो-सेवार्ट के नियम को फॉलो करके ही ये सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं कि बायो-सेवार्ट के नियम से, सेवार्ट के नियम से आपका dB बराबर, क्योंकि थोड़ी सी लंबाई है तो थोड़ा ही से मिलेगा, थोड़ा सा क्षेत्रफल लेंगे या थोड़ा सा एरिया लेंगे या थोड़ा सा लंबाई लिए, थोड़ा सा कुछ भी, तो उसमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो थोड़ा ही से मिलेगा। मतलब थोड़ी सी लंबाई लिए तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये बायो-सेवार्ट के नियम से होता है μ0/4 पाई आई और dl, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अब बट्टे r स्क्वायर, r के जगह पर हमारा क्या है तो x है, x स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है कि नहीं है, लॉजिक एकदम बेहतरीन टर्न दिए हैं। बायो-सेवार्ट के नियम से आप जानते हैं b बराबर होता है μ0/4 पाई आई यल या dl या डेल्टा यल और साइन थीटा बट्टे r स्क्वायर होता है। तो r के जगह पे हमारा x है तो x रखेंगे, ठीक है, बाकी हमारा यहाँ पे डेल्टा यल है, इसमें dl है तो dl लिखें, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब ट्रिएंगल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, ट्रिएंगल उठा लीजिए। ट्रिएंगल में हम क्या लेंगे तो EFG लिखेंगे ट्रिएंगल EFG में। तो EFG में जब देखेंगे तो हमारा साइन थीटा बराबर, आपके सर जी पढ़ाए होंगे साइन थीटा, तो इसमें भी थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे क्या होता है तो कर्ण होता है। लल्ला बट्टे कक्का एक बेसिक फार्मूला पढ़ाते हैं लो सर जी, तो हमारा लल्ला बट्टे यही होता है, लल्ला बट्टे कक्का,
ठीक है। तो लल्ला बट्टे कक्का में ये लाल बट्टे कक्का लिखते हैं तो लल्ला बट्टे कक्का कहा जाता है। लल्ला का मतलब भी होता है, लाला का मतलब भी होता है काका, काका का मतलब भी होता है काका, जिसको हम चाचा कहते हैं, अंकल अब बोलते हैं। तो ये वाला ये चीज़ हो गई लंब, ये हो गई हमारी कर्ण। तो यही पहला साइन थीटा होता है। तो ये हो गई लंब बट्टे कर्ण। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, देखिए कौन कौन क्या है। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो क्या जाएगा, लंब हमारा कितना होगा, तो लंब हमारा ये होगा EG, कितना होगा तो EG हाई लंब होगा। और कोण हमारा क्या होगा तो EF होगा। यहाँ से एक काम करिए, EG का मान निकालिए। तो EG जब निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा EF और क्या हो जाएगा तो साइन थीटा। अब चलिए EF का मान कितना है तो DL है, यहाँ पुट करिए तो हमारा हो जाएगा EG बराबर इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे तो DL लिखेंगे और इनटू क्या हो जाएगा तो साइन थीटा। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, एक काम कर दिया हमने, एक काम और करिए। ये अब ट्रायंगल लिखिए, EFG लिए थे ना, अब हम लेंगे EG और P। ये वाला पॉइंट हमारा P था, इसका निकालना था वैल्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल हम लिखेंगे कौन सी EG और P में, ट्रायंगल EG और P में। तो जब इसमें देखेंगे EG और P, तो इसमें आप काम करिएगा कोण बराबर लगा दीजिएगा चाप बट्टे त्रिज्या। ये जानते ही हो कोण बराबर आपका क्या होता है तो चाप बट्टे त्रिज्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल लिए थे EGP में, तो कोण बराबर जानते हैं चाप बट्टे त्रिज्या होता। बताइए EGP EG या P इसमें कोण कितना है तो D फाई है, तो यहाँ लिखेंगे D फाई बराबर, चलिए चाप हमारा क्या हो जाएगा EG, यहाँ सही है ना काटे हैं तो हमारा हो गया EG। त्रिज्या क्या है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा x है, बीच में यहाँ एंगल फाई बना है इस वाले में, तो हमारा हो गया x। यहाँ से एक काम करिए EG का मान निकालिए, तो EG बराबर क्या हो जाएगा D फाई इंटू एक्स। तो ऐसे लिखिए, x को आगे कर लीजिए x इंटू D फाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, ये 1 हुआ था, इसको 2 करिए, इसको आप 3 करिए। एक काम करिए EG का मान ये भी निकला है, EG का मान ये भी निकला है, दोनों कंपेयर करा दीजिए। तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे तो 2 व 3 से, मिलाइए फटाक दे। तो जैसे मिलाएंगे ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो रखेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा D फाई, x इंटू क्या हो जाएगा D फाई, यहाँ रख दिए हैं। बाकी इधर क्या है तो आपका DL और साइन थीटा है, ये है, ठीक है। अब DL साइन थीटा देखिए इसमें वैल्यू निकाले हैं, यहीं ले चल कर रखिए। इक्वेशन नंबर इसको 4 मानिए और लिखना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं। तो समीकरण 4 का मान 1 में रखने पर, या समीकरण 1 व 4 से थोड़ा लॉजिक हो जाता है। ये 4 1 4 लिखते हैं, 1 3 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जब भी 4 का मान 1 में रखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे तो आसान हो जाता है। और थोड़ा ये लिखते हैं तो ये भी आसान है, मगर जब दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ जरूर फिर एक बार कॉन्सेप्ट चालू करेंगे कहाँ से आया है, तो वही चीज़ हो जाता है। तो आपने क्या किया, 1 और 4 से मतलब क्या हुआ कि ये जो DL साइन थीटा इसका वैल्यू जो है x D फाई यहाँ रखना है। तो जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा आपका, होगा DV इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई और I रहेगा, ठीक है। और DL साइन थीटा इसका मान आपका क्या है x इंटू D फाई है। चलिए नीचे आ जाइए, x स्क्वायर है, एगो स्क्वायर से एगो स्क्वायर कट गया, नीचे आपका क्या था x स्क्वायर था, एगो से एगो कट गया, बच गया क्या आपका तो DV इक्वल टू जो बचा वही आपका है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। जो बचा है वही हमारा है, बाकी सब मोह माया है। तो कट गई, जो कट गई छोड़िए उसको, तो μ0 बट्टे 4 पाई और क्या आया तो I और D फाई, और नीचे क्या हो गया x हो गए। फिर इसको इक्वेशन मानिए, 4 गए थे 5 आ जाइए, है कि नहीं है जुगाड़ू काम एकदम लम परफेक्ट चीज़ है। हमने क्या किया, ये वैल्यू था बायो सवाल के नियम से, ट्रायंगल लगाए EFG में, साइन थीटा और लंब बट्टे कोण, लंब हमारा क्या था EG था, कोण हमारा EF था, ये हो गया। यहाँ से EG निकालिए ये दूरी, तो जब निकालते हैं ये यहाँ आ जाता है, EF का मान है DL रख दिए। फिर ट्रायंगल लेते हैं EG और P में यहाँ से, तो हमारा कोण बराबर D फाई, ये कोण है इसमें, यहाँ से देखिए ये वाला, तो D फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा चाप हमारा EG हो गया, त्रिज्या हमारा x। यहाँ से EG का मान निकाल कंपेयर करके रखेंगे, आया वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारा वो आएगा, कट गया हमारा, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। फिर ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल लिखेंगे इसी प्रकार, त्रिभुज
किस में, तो हाई क्यू है हमारा, हाई हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा क्यू है, ये पी है, ये ई है, तो हम लिखेंगे क्यू पी ई में, ठीक है। क्यू पी ई में जब देखेंगे तो हमारा क्या होता है, क्यू ई पी में, यहाँ पे एक काम करिएगा, में जो है कास फाई, फाई एंगल है तो लिखेंगे कास फाई, और कास फाई बराबर ये फार्मूला क्या है, लल्ला बट्टे काका, मने लाला, लाला मने होला चाचा, और काका मने भी चाचा ही होता है, आई जिसको आप भाषा में हम लोग कहते हैं अंकल जी। तो हाई हमारा हो गया साइन थीटा, यह हमारा हो गया कास थीटा, और यह हमारा हो गया टैन थीटा। देखिए हाइया वाला पकड़ना है, कास ये होता है, तो कास फाई बराबर लिखेंगे हम क्या, आधार बट्टे कक्का है ना, तो कक्का बोले तो कौन, अभी इसको मिटा देते हैं, लल्ला काका गईने तेल लगावे, ठीक है, बाकी जो बचा है उसको लेके चलिए इसमें देखिए आधार है, ये है ट्रायंगल, तो इसमें हमारा ये आधार है, ये लंब है, बाकी ये वाला कण है, तो आधार हमारा ये वाला है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे cos फाई बराबर आधार हमारा आर हो गया, कण हमारा यहाँ से एक्स हो गया, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये ना एक्स है, आई तो फाई इसका एंगल है यहाँ पर है, तो यहाँ से एक काम करिए एक्स निकालिए, तो एक्स निकालेंगे तो यहाँ जाएगा तो आर बट्टे हो जाएगा cos फाई, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 मानकर और x की जगह पे यहाँ पे ले चल कर पुट करिए, एकदम बेसिक बताया है। समीकरण 5 व किस से 6 से लिखेंगे, तो समीकरण 5 व 6 से जब देखेंगे तो इसमें पुट करिए तो हमारा हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू जीरो बट्टे 4 पाई, ठीक है, और आई और डी फाई भी रहेगा, ठीक है, और नीचे एक्स के जगह पर लिखेंगे आर बट्टे cos फाई, ये फाई ऊपर चला जाएगा, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई और कास फाई और डी फाई और नीचे हो गया आर, ठीक है। ये अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अभी तो ये नमूना है, अभी टेलर वाला बाकी है उधर। तो देखिए ये जो है अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, अल्प बोले तो स्मॉल, अल्प चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, यही कि अतः कुल लिखना पड़ेगा आपको, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आखिर में कितना होगा, तो आपका b जो होगा इंटीग्रेशन dv का होगा, b का मान कितना होगा, तो ये dv के बराबर होगा इंटीग्रेशन। अब चलिए वैल्यू पुट करिए, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन dv का मान क्या है, तो हमारा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई और कास फाई और इंटू डी फाई, ठीक है, आप बट्टे नीचे आ जाइए तो हमारा r है, और कहाँ से कहाँ तक है, तो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक है। हमने क्या किया, dv का मान ये था, यहाँ ले चल के रख दिए। अब कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इसमें निश्चित करना है, तो निश्चित हमारा ये फाई 1 है, ये हमारा फाई 2 है, ये वैल्यू हो गया। अब करना क्या है, हम निश्चित करना है, फिक्स वैल्यू करना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो पहला एंगल फाई 1 है, दूसरा फाई 2। अब डायरेक्शन देखिए, इसका नीचे है, धारा इधर जा रहा है, डायरेक्शन इसका नीचे है, इसका ऊपर है, तो यहाँ पर रखेंगे हम फाई 1, मगर नीचे है, तो इसीलिए कहे थे जब फिगर बना रहे थे, तो डायरेक्शन जब नीचे होता है या डायरेक्शन विपरीत है, धारा इधर जा रहा है, डायरेक्शन नीचे है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कामन है निकाल लीजिए, तो कामन हमारा यही है म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर कामन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, और कास फाई, और इसका क्या हो जाएगा डी फाई। हमारा कास का क्या होता है, फार्मूला आप लोग के गुरुजी गणित में पढ़ाए होंगे, कास का क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, गुरुजी पढ़ाओगे, कास का होता है हमारा साइन थीटा, तो फाई है तो साइन फाई लिखेंगे, और कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये लिमिट यूज होगा, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है, थोड़ा देखो कि इधर आ रहा है ये ले हाई हाई लिखल का हाई हाई मना आई लकड़िया खींचल का होता ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा न कर देता जैसा। देखिए इसमें जो कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो b बराबर जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होगा, जो फाई से संबंधित होगा, तो यही बस है,
तो इसका होगा, बाकी निकाल दीजिए, तो म्यू 0/4 निकल गया, I/r भी निकल जाएगा, बचा क्या आपका, तो -φ1 से लेकर φ2 तक, और कास फाई, और इसका क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है, कास का गुरुजी पढ़ाए होंगे आप लोग के गणित में क्या होता है, तो आपका साइन फाई होता है, कास थीटा का साइन थीटा, तो फाई है तो फाई लिखेंगे, साइन फाई, तो हमारा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन पूरे को एक्सचेंज करेंगे, इतने पूरे को, तो बाहर रहेगा, ऐसे पूरे को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे, तो कास का हमारा हो जाएगा साइन फाई, और कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेकर φ2 तक। एक बार अपर पुट करिए, एक बार लोअर पुट करिए, तो म्यू 0/4 पाई I/r, एक बार अपर पुट करेंगे तो हमारा साइन के जगह पे साइन रहेगा, एंगल पुट करिए इसके जगह पे, तो φ2 पुट करेंगे तो साइन φ2, माइनस एक बार लोअर पुट करिए तो साइन, और -φ है तो -φ1 लिखिए, यह हो गया। अब एक चीज़ और पढ़ाए होंगे, साइन में माइनस थीटा जो होता है वह जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, मैंने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो म्यू 0/4 पाई I/ क्या हो गया r, और ये जब पुट करेंगे अपर लोअर तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो φ1 पुट तो कर दिए, अब ये हमारा माइनस माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, तो φ2 था φ1 हो जाएगा। यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो गया, यही तक निकालना। अब शर्त है तो उसको अभी पढ़ ले रहे हैं हम, पहले इसको समझिए। यह हमारा फिगर था, फिगर यहाँ फिर एक बार प्लाट कर देते हैं, ये हो गई सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पे एक काम कर रहे थे, धारा आई प्रवाहित कर रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे थे हम क्या क्यू, यहाँ से कितनी दूरी पर, तो पी पॉइंट पर आर दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मिला दीजिए, यहाँ आपका φ1 बन रहा था, यहाँ आपका φ2 बन रहा था, ये यहाँ पर बी ज्ञात करना था। थोड़ी सी लंबाई ली है dl, मिला दिए इसको, तो मिलाएं तो यहाँ पे नाम रखे इसका ई, इसका रखे एफ, यहाँ पर जी, यहाँ थीटा, तो यहाँ पे आपका फाई बन रहा है, आई सवाले में एंगल आपका डी फाई बन रहा था। देखिए यहाँ पर डी फाई लिखे हैं, बाकी उसमें फिगर तो एकदम फ्रेश बनाया, सारा हो गया। अब बायो-सेवाल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं, तो डी बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन θ/x² होता है। ट्रिएंगल ले लीजिए ई एफ जी में, तो जब ई एफ जी में देखेंगे तो हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब/कोण, लंब हमारा हो गया ये ई जी, या कोण हो गया ई एफ, लिख दिए यहाँ से ई जी निकालिए, तो ये जाएगा यहाँ से, ये गुणा हो जाएगा ई एफ का मान क्या है, तो डी एल लिख दिए। अब ट्रिएंगल लीजिए ई जी और पी, तो ई जी पी में कोण बराबर यूज करेंगे चाप/त्रिज्या, कोण हमारा डी फाई है, चाप हमारा ई जी हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। ई जी निकाल लीजिए तो हमारा एक्स डी फाई हो गया। अब ये वैल्यू क्या करिए, यहाँ पर ले चल कर रखिए, तो रखेंगे तो डी एल साइन थीटा है, और ई जी का मान, और एक ई जी का मान एक्स डी फाई है, यहाँ रख दीजिए, ये हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, मतलब डी एल साइन थीटा है, इसके जगह पे एक्स डी फाई रख दिए, ऊपर नीचे जो कटने वाला है कट गया, बच गया ये। अब ट्रिएंगल हम यूज करेंगे क्या, क्यू हो गया, पी हो गया और ई, तो इसमें कास एंगल फाई है तो फाई लिखेंगे, कास फाई बराबर ट्रिएंगल में हमारा होता है आधार/कोण, आधार हमारा आर हो गया, कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, यहाँ से एक्स निकालिए तो r/कास फाई हो गया। यह हमारा समीकरण 6 हो गया। ये वैल्यू ले चल कर यहाँ पर रखिए, तो जब रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी फाई, और नीचे हमारा एक्स की जगह पर आर कास फाई हो गया। ये पलटी मारेगा ऊपर चला गया, ये हो गया। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या करेंगे, ये थोड़े से जो चुंबकीय क्षेत्र निकालें इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए, हो गया ये हमारा। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए और वैल्यू पुट करिए, निश्चित करिए। इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा φ2, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर से अपर भरते हैं, तो -φ1 से φ2 तक। ये हो गया, जो कॉमन है कॉमन निकालिए, कास फाई डी फाई, कास का हमारा साइन होता है, एक बार अपर भरिए लोअर भरिए, हमारा हो गया। अब इसमें शर्तें पढ़ना है, ठीक है। केस अगर मान लीजिए चालक जो है अनंत लंबाई का हो, पहला शर्त, पहला केस, थोड़ा सा इधर ये बता दे रहे हैं, ठीक है, इधर आटेगा नहीं, मतलब उधर आएगा नहीं, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये समझा दिए हैं, ठीक है। अब उसमें शर्त आता है तो हमें इसी फार्मूले से मतलब है, ठीक है, बाकी और कोई लेना देना है नहीं दूसरे टर्न से, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं स्किप करके, थोड़ा सा जो भी है जैसे भी है, ठीक है। अब इसमें केस देखिए, केस फर्स्ट नंबर, मतलब यदि बाय द वे चालक जो है अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो φ1 है ये बराबर हो जाएगा φ2, ये दोनों π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब 90 है। पुट करिए उसमें, तो जब पुट करेंगे तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो μ0/4 पाई I/r, और यहाँ साइन φ2 की जगह पर 90, φ1 साइन φ1, तो φ1 की जगह पर भी 90, 90 आपका 180 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे I/r ये एंगल है ना, जुड़ जाएगा, 2 साइन 90 हो जाएगा, और नहीं तो 90 का मान 1, 90 का मान 1, 112 हो जाएगा। तो आपका b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई और I/r इंटू 2 से 2 कट गया 4, ये आपका हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू μ0/2 पाई I/r, नहीं तो 2 लगा दीजिए, बस आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा शर्त एक चीज और कहता है कि अगर मान लीजिए हम यदि P बिंदु चालक के समीप हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका φ1 होगा वह π/2 हो जाएगा और जो φ2 होगा वह 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करिए तो आपका b बराबर, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो μ0/4 पाई I/r, और यहाँ पे साइन φ2, तो φ2 की जगह 0, प्लस साइन φ1, तो φ1 की जगह π/2, इसका तो मान 0 होगा, इसका 1 से गुणा कराएंगे तो आपका यही होगा μ0/4 पाई I/ क्या है, तो r आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। देखिए बायो-सवार्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके थे, और उसमें एक जो था प्रकाश की चाल, निर्वात में चुंबकशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता, इन तीनों में रिलेशन पढ़ा चुके थे, जहां c बराबर आता था 1/√μ0ε0, ये आया था। अब इसमें ये इसका बीमा पूछता है। ठीक है, मतलब हमारा नोट्स क्या हो जाएगा, इसको नोट में पढ़ा दे रहे हैं, पूछता है हर साल, मात्रक पूछता है ना कि बीमा पूछता है, तो इसको नोट में डाल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों का गुणज पूछता है, μ0ε0 का बीमा कितना होगा, गुणज है। अब एक चीज एकदम कंफर्म रहिए, μ0ε0 का बीमा ही नहीं कि म्यू का निकाल दें एप्सिलॉन का निकाल दें हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है, ये दोनों का गुणा है। बहुत ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि आखिर में μ0ε0 का बीमा कितना होता है, कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक बताते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल, जिसको आप C से लिखते हो, कामा निर्वात में चुंबकशीलता, ठीक है, जिसको आप निर्वात में चुंबकशीलता को μ0 लिखते हो, और निर्वात में विद्युतशीलता जिसको आप ε0 लिखते हो, विद्युतशीलता आखिर में कितना होता है, ये आप ε0 से लिखते हो, निर्वात में विद्युतशीलता में संबंध कितना होता है, तो ये आपसे मतलब है, रिलेशन कितना होता है। तो आप जानते हो C बराबर होता है 1/√μ0ε0, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो जब वर्ग करेंगे तो c² होगा, इधर होगा 1/μ0ε0। एक काम करिए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, तो आपका μ0ε0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/c²। अब बीमा निकालना है, तो चलिए 11 का पढ़ा कर याददाश्त ताज़ा कर देते हैं। 11 में पढ़ते हैं एक सिलेबस कि LHS के बीमा RHS के बीमा के बराबर होता है, मतलब इसका बीमा इसके बीमा के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे μ0ε0 का जो बीमा होगा वह बराबर किसका होगा, 1/c² का बीमा। एकदम बेसिक, देखिए एकदम धाकड़ चीज़ है। अब इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा कितना होता है, तो देखिए क्या होगा। अब ये प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर/सेकंड, मीटर लेंथ होता है इंग्लिश, तो बीमाइल हो जाएगा। टाइम सेकंड का, सेकंड को इंग्लिश में टाइम कहता है, टाइम का हमारा टी होगा, नीचे से ऊपर भेजेंगे t/-1, यह हो गया हमारा चाल का बीमा। तो यहाँ लिखेंगे L और t/-1, ऐसे पूरे का स्क्वायर, इसको सेट करिए तो 1 क्या हो जाएगा, L² t/-2, नीचे से ऊपर भेजिए तो आपका L/-2 हो जाएगा t/+2। आप बीमा के लिए कभी भी यही ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है μ0ε0 का बीमा हो जाता है। एकदम ढाकर तरीके से ये पूछता है, हर साल आता है,
ठीक है। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का बीमा कितना होता है, हमने कैसे निकाला, ये जानते हो। प्रकाश की चाल निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता में संबंध हमारा ये होता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर किए, ये हो गया। यहाँ से इसको यहाँ भेजे, इसको यहाँ भेजे, ये हो गया। हम म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका बीमा इसके बीमा के बराबर होगा, और चाल का बीमा होता है LT/-1 और स्क्वायर है C का, तो स्क्वायर करिए, ब्रैकेट खोलिए, इसको अंदर स्क्वायर भेजिए, ये हो गया, नीचे से ऊपर भेज दीजिए, हो गया। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, एकदम आ गई ना। हमारा आज का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में कभी भी आया है और इस पे सवाल 3 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन इस पे सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो इस पे क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ये पहले नहीं पूछता है कभी भी, इसमें आगे बायो सेवार्ट का नियम पूछता है और तब पूछता है कि कोई धारावाही वृत्ताकार कोई धारावाही कुंडली हो। कुंडली जन्म कुंडली नहीं, कुंडली का मतलब जैसे पंखा में जो क्वाइल होता है, क्वाइल बोले तो कोई भी लोहे का क्रोड ले लीजिए, नर्म लोहे का कोई राड ले लीजिए, उस पर तांबे का तार लपेट दीजिए, उसी को हम क्वाइल कहते हैं। तो कोई वृत्ताकार हो गोल जैसे पंखे में होता है, तो पंखे में जो क्वाइल होता है वह वृत्ताकार होता है। और धारावाही मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो, और कुंडली समझिएगा, उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, मगर किससे, तो बायो सेवार्ट के नियम से। ये हर साल आया है, कोई ऐसा साल ना हो जिस साल आया ना हो। 7वां चैप्टर उठाइए, उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, उसमें जरूर आगे दिया होगा बायो सेवार्ट का नियम क्या है। और तब ये कहता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। थ्योरम नहीं होता है, आपका गणना करना होता है कि कितना होता है, फार्मूले निकालना होता है। फार्मूले 5 नंबर में गणना करने के लिए आता है। अब इसमें एक आता है चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल से एक बेसिक बता दे रहे हैं। ये चुंबक हो गया, NS नॉर्थ साउथ पोल होता है, इसके चारों ओर का एरिया देख लीजिए, जिसमें कोई भी पदार्थ आइए तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, चुंबक के प्रभाव का महसूस किया जा सके। तो जो क्षेत्र बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हम बेसिक बताए हैं। अब चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, हमें लग रहा है 10 सेकंड भी नहीं लगा। परिभाषा भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए। अभी एक टॉपिक देखते हैं कितने समय ले जाता है, बहुत जाएगा तो 5-7 मिनट में ये पूरी टॉपिक पढ़ा देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर हमारा हो जाता है, देखते हैं कितना आता है। ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार कोई धारावाही कुंडली हो गया, बन गया ना जन्म कुंडली, ये हमारा भूत भविष्य वर्तमान है, ठीक है। सारी शिक्षा ही हमारी कुंडली है। यह हमारा सेंटर हो गया, मान लीजिए O, इस पॉइंट का नाम रख दिए O। यहाँ से कितनी दूरी ले लें, मान लीजिए X दूरी ले लें, और X दूरी पर हम एक पॉइंट का नाम रखते हैं, पॉइंट हो गया P। यही हमें गणना करना है B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, मगर कौन सा नियम लगा के, तो बायो सेवार्ट का नियम से। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, मान लीजिए इस रिंग का जो रेडियस होगा वह मान लीजिए A है। यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहाँ थोड़ी सी लंबाई ले लीजिए, कितना ले लें, तो DL लंबाई, कितना लंबाई ले लें, DL। अब यहाँ से एक काम देखिए, अब एक समान रूप से कोई क्वाइल है तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ आपका मिलेगा, ये आपका DB वेक्टर, यह हो गया। नीचे से भी हम देख सकते हैं, सेम वही काम यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे ऐसे, यह हो गया। तो हमारा क्या हो गया, DB वेक्टर, ठीक। इसको आगे बढ़ाइए, मान लीजिए यहाँ अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है। ये X हो गया, ये A हो गया, तो इसको मान लीजिए R बराबर, ये देखिए बेस आधार हो गया, लंब हो गया, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर अंडर रूट में होता है आधार का स्क्वायर आधन लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। एकदम बेसिक ये होता ही है, कर्ण बराबर होता है ना आधार का स्क्वायर धन लंब का, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ अल्फा बना है, नीचे भी अल्फा बनेगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ बनेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहाँ बनता है, यहाँ अल्फा ही बनेगा। तो अल्फा जहाँ एंगल होता है उसके पास वाला कास होता है DB, ये कास अल्फा हो जाएगा, ये आपके गुरुजी पढ़ाए हैं। नीचे भी चलिए सिमिलरली इसी तरीके से ही P को थोड़ा सा घिसका देते हैं, ऐसे लाइए, यहाँ भी अल्फा ही बनेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, DB और कास अल्फा हो गई। इधर वाला क्या होगा, तो इसका लंबवत इस अक्ष पे आएगा, तो ये हो जाएगा DB साइन अल्फा,
ठीक है। और इस वाले में भी यही काम होगा, इसके लिए भी लंबवत घटक, तो क्या लिखेंगे डी वी साइन अल्फा। फिगर बन के तैयार, सिर्फ चखना है, हो गई। सिंपल से देखिए हमने क्या किया, यह हमारा एक रिंग हो गया, यह हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से कितनी दूरी लिए, एक्स दूरी लिए। हमने क्या किया, यहाँ थोड़ी सी लंबाई ले लिया, डीएल लंबाई, मिला दीजिए, रेडियस हो गया ए। ठीक है, इसको मिलाइए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दिखाएगा डीवी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पॉइंट रखे थे पी, नीचे से भी मिला दीजिए, हो जाएगा हमारा कौन सा वेक्टर, तो डीवीए वेक्टर। ठीक है, अब इसको मिलाइए, यहाँ मान लीजिए अल्फा बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर करिए, यहाँ भी अल्फा, एंगल के पास वाला कास होता है, तो यह हमारा डीबी है, तो ये घटक होगा डीबी कास अल्फा। 11th में पढ़ते हो सदिशों का वियोजन, वही तो है ये। ठीक है, इसका लंबवत घटक इस पर मिलेगा, तो ये लिखेंगे डीबी, और लंबवत देखिए इसमें एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन अल्फा लिखेंगे। नीचे चलिए, तो यहाँ हो जाएगा डीबी और कास अल्फा। ठीक है, तो इसका ये वाली घटक हमारा हो जाएगा डीवी साइन अल्फा, इसी पर मिलेगा, इसी वाले घटक पर मिलेगा। फिगर बन के तैयारी, इसको मान लीजिए आर बराबर अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा है, कितना बेस्ट है। फिगर 2 बार समझाएं, समझ में आई। चलिए आगे देखिए, कितना झकास टर्न है ये डेरिवेशन, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। चलिए लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे हम बायो सेवार्ट के नियम से। कौन सा रूल लागू करेंगे, तो बायो सेवार्ट का नियम यूज करेंगे, बायो सेवार्ट के नियम से। तो जब बायो सेवार्ट के नियम से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बायो सेवार्ट के नियम से हमारा डी वी इक्वल टू मिलेगा म्यू जीरो अपान कितना, तो 4 पाई आई डी एल, और क्या मिलेगा, तो साइन थीटा के जगह पर 90 पुट करेंगे। यहाँ बताए ना कितना अंश का एंगल हो रहा है, तो 90 एंगल। ठीक है, अब बट क्या लिखेंगे, तो आर स्क्वायर, ये वाला, इसके कारण मिलेगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, हम क्या कर देंगे, डी बी इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू जीरो अपान 4 पाई, और हमारा हो जाएगा आई इंटू डी एल बट आर स्क्वायर, साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। यही क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। बट एक चीज देखिए, हमें निकालना किस पे है, इस पॉइंट पर निकालना है। क्वाइल हो गया, जैसे पंखा में क्वाइल होता है वैसे क्वाइल हो गया, तो उस क्वाइल के अनुदिश आपको मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना कि आखिर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो हमें यहाँ निकालना। तो चूंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर दे रही हैं, काट दे रही हैं। क्यों काट रही हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, एक इधर है एक इधर, तो यहाँ टोटली मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। मिलेगा किसके कारण, इसके कारण। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि P बिंदु पर लंबवत जो घटक है, ये वाली लंबवत घटक कौन सा लंबवत घटक है, तो हमारा डी वी कास अल्फा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु जो समांतर घटक है, वह समांतर घटक कितना है, तो हमारा डी बी और साइन अल्फा है। साइन अल्फा के कारण क्या मिलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। अतः अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जब देखेंगे तो हमारा B इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी और साइन अल्फा होगा, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस P पॉइंट पर, ये P बिंदु है, तो इस पर ये जो लंबवत घटक है एक दूसरे को निरस्त कर देगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं। ये जो समांतर घटक मिल रहा है इसी कारण मिलेगा, तो एगो इसमें से उठा लीजिए, हो गई हमारा काम। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये डीबी का जो मान यहाँ निकाले वो वहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बस उसको सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए B इक्वल टू
इंटीग्रेशन डी बी का मान ये है, पुट करिए वहाँ, मन करे तो इसको समीकरण लिख दीजिए, इसको इक्वेशन लिख दीजिए दो, और एक में जो डी बी का मान निकाले हैं ये ले चल के रखिए, तो लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 1 व 2 से जैसे ही करेंगे हमारा b इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी का मान ये है, क्या है, तो μ0/4 पाई आई डी एल बट्टे आर स्क्वायर और साइन अल्फा। ठीक है, अब चलिए एक वैल्यू और निकालना होता है इसमें, देखिए किसका किसका, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा या साइन अल्फा, अल्फा एंगल होता है तो अल्फा लिखेंगे, ये रहता है तो ये लिखते हैं, साइन ए बराबर लिखते हैं, साइन बी लिखते हैं, साइन थीटा साइन 45 साइन 30, मतलब जो भी हो एंगल के जगह पे है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो लंब बट्टे हमारा कोण होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से वैल्यू फटाक दे निकाल लीजिए, लंब हमारा कितना है, तो हमारा ए है, कोण कितना है, तो हमारा आर है, ए रहेगा, आर का मान देखिए निकाल चुके हैं आप, बड़ी होशियारी काम की हम लोग, है कितना, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए। एक और वैल्यू देखिए यहाँ से, आर बराबर, जहाँ आप दिखा दीजिए आर बराबर कितना है, तो यह है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह है वैल्यू पुट करिए। अतः अब कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0 आई डी एल बट्टे इसका 4 पाई था, इसके बट्टे क्या था, आर स्क्वायर था, आर का मान आप जानते हो अंडर रूट इतना है, आई स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए कितना बेसिक चीज़ है, कितने लाजवाब चीज़ है, अंडर रूट हट गया ई से के जगह पर, क्योंकि स्क्वायर है तो आर का मान ये है, रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा का मान है आपका ए बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है, देखिए कितना झकास है। अब देखिए करना क्या है, बी इक्वल टू, इस समय जो कॉमन है फटाक दे कॉमन ले लीजिए, तो μ0/4 पाई, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए कितना अच्छा रहेगा। अब देखिए इस पर एक पावर है, एक घात है, इस पर आधा, एक और आधा डेढ़ घात, डेढ़ का मतलब होता है 3/2 पावर, 3/2 पावर। जैसे देखिए x पर 1 x पर 1/2 जोड़ेंगे, बेस बराबर है x 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 हर बराबर नहीं होता है तो गुणा करते हैं, 2 × 2 2 1 3 नीचे का नीचे, तो 3/2, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, मतलब आई ए नीचे आ जाइए ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आई से पूरे पर कितना, तो 3/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हुआ डीएल, है ना। अब टोटल रिंग की टोटल लंबाई कितनी होगी, इंटीग्रेशन का मतलब है आप टोटल लंबाई निकाल रहे हो, तो टोटल लंबाई कितना होगा, तो इसकी परिधि इसकी टोटल लंबाई होती है, कोई भी गोला है तो उसकी लंबाई निकालना, जैसे एक सिंपल से हम साइकिल चलाते हैं उसमें ट्यूब लगा होता है, तो ट्यूब की लंबाई कैसे वो एक्यूरेट उतना बना देते हैं, तो उसकी परिधि निकाल लेते हैं, परिधि ही उसकी लंबाई होता है, परिधि निकाल लीजिए पता चल जाएगा ट्यूब कितनी लंबा लगेगा। ठीक है, तो टोटल इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसकी परिधि के बराबर होगा, तो बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई ए बट्टे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे पूरे पर कितना आता है 3/2, इस पूरे का मान क्या होगा, तो इसकी परिधि का टोटल मनवे होता है तो 2 पाई और ए लिखेंगे। ठीक है, हमें लगता है पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बच गया क्या, वही लिख देंगे हम, तो हमारा बच्चा है बी इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, हो सकता है हमारे कैमरे में नहीं आ रहा हो उधर, तो यहाँ हम थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं। ठीक है, इस पर स्क्वायर था, बी इक्वल टू क्या है, तो बचा क्या है, तो यहाँ से लिखिए थोड़ा साफ सुथरा, बी इक्वल टू μ0/, यहाँ बच गया 2 लिखेंगे 2, और यहाँ क्या है, तो ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इंटू ए स्क्वायर, नीचे आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे पूरे पर कितना है 3/2 घात, यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। यदि बाय द वे कुंडली में फेरों की संख्या तार ऐसे लपेटे हों, लूप बना दिए हों, कितना 1 10 20 25 50 जितने लूपों की संख्या हो या फेरों की संख्या हो, यौन से गुणा कर दीजिए, 50 फेरा बार तो 50 बार निकलिए, 100 है तो 100 बार निकालिए, 200 है तो 200 बार निकालिए। तो वही लिखते हैं, यदि लूपों या फेरों लिख सकते हैं, फेरों की क्या चीज़, तो संख्या कितना हो, तो यन हो,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, n बार निकालेंगे ना ना ना, n से गुणा कर देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 n के यहाँ i है ना, साथ में n लगा दीजिए तो NiA² प्लस x², इस पूरे पर कितना है 3/2। ये है ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, यह है आपका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम कहते हैं। देख कितना झकास, हम जगह अभी बचा दिए। हर साल ये आया है, कोई ऐसा साल बताइए जिस साल ना आया हो, हर साल आता है। देखिए हमने क्या किया, एक कोई कॉइल लिया, कुंडली लिया, सेंटर हो गया हमारा O, रेडियस हो गया A, DL लंबाई लिए, अभी फिगर में समझाया भी था। यहाँ से हम इधर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यहाँ से इधर इसी बिंदु पर हमें निकालना है। हाई घटक हमारा क्या हो जाएगा, dB cos अल्फा, ये वाला घटक साइन हो जाएगा। सेम यही काम नीचे की तरफ भी कर देते हैं, अल्फा तो अल्फा अल्फा। अगर ना समझना है फिर कमेंट करिए, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। फिगर तो समझा चुका हूँ, समय लेने से क्या फ़ायदा, आपका भी कीमती समय बचे, हमारा भी बचे। अब क्या करेंगे, बायो सवाल के नियम से मैंने हवेली पर नहीं बुलाया, पहली बात। पैसे भी नहीं लगा, ये नहीं कि मेरा कोई ऐप है पर्सनली कि उस ऐप को आपको पैसे देना है वगैरह वगैरह करना है, फ्री, एकदम निःशुल्क। पूरी आपका A to Z चैप्टर एकदम सीरियल वाइज पढ़ाते चल रहे हैं। PDF बना है, उस PDF में जाइए, प्लेलिस्ट बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा पढ़िए, निःशुल्क पढ़िए, बिना पैसे के पढ़िए, ठीक है। कोई कहता हो कि हमारे पास आइए हवेली पर, मैं 4000 लेता हूँ, 4500 लेता हूँ और पूरे साल का मैं बहुत कम पैसे, मैं तो 1 भी रुपये नहीं ले रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए। सिर्फ MB लगेगा, वो भी नहीं, वाईफाई ले लीजिए, फ्री में पढ़ेंगे। देखिए बायो सवाल के नियम से हमारा क्या होता है, तो dV बराबर म्यू 0/4π IDL साइन θ/r²। साइन थीटा की जगह पर हमारा कितना है, तो 90 अंश है, 90 रख दिए। 90 का मान कितना होता है, 1, ये हो गया। चूंकि हमें निकालना है इस बिंदु पर, तो ये वाली घटक एक दूसरे को काट देगा, मिलेगा किसके कारण, 30 के कारण, तो यही ले लीजिए, उठाइए, चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा हो गया। B इक्वल टू टोटल क्या होगा, इंटीग्रेशन dV साइन अल्फा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल आप समाकलन कर रहे हो, टोटल निकाल रहे हो। एक बार थोड़ी सी के लिए निकाले हो तो इतना आया है, अब टोटल रिंग में निकालोगे तो उसका इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, साथ में एंगल भी रहेगा। अब हमने क्या किया, dV का मान कितना है, तो इतना है, ले चलिए रखिए, रख दिए, हमारा हो गया। अब इसमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा या अल्फा है तो अल्फा लिखिए, लंब बट्टे कण होता है साइन अल्फा बराबर, लंब हमारा A है, कण हमारा R है, R का मान ये होता है, यहाँ R बराबर दिखा भी दिए हैं। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखना है। देखिए म्यू 0/4π IDL बट्टे इतना है, ये है, ठीक है। ये R का मान इतना था ना, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, साइन अल्फा इसका मान इतना, ये हो गया। इस पूरे का मतलब होता है 1/2 घात, 1/2 है 1, डेढ़ का मतलब 3/2, 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 आइबे करेगा, जिसको हम डेढ़ कहते हैं। हो गया हमारा, बाकी सब कॉमन हो गया, DL हो गया। टोटल लंबाई ये सर्किल का क्या होगा, वृत्तकार का, तो उसकी परिधि होता है 2πr होता है, तो इसमें A है तो A लिखा है, 2 से ये 4 कट गया, 2 हो गया, R से ये कट गया, बच्चा जो हमने लिख दिया। यदि लूपों की संख्या हमारा n होते n से गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बेस्ट चीज़ें थी, अब बेस्ट थे तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। धारा लूप ले लीजिए या कोई कुंडली ले लीजिए, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है यही निकालना है। मगर ये क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है तो इसमें कभी भी बायो सवाल का नियम छोड़ नहीं सकता है। हमेशा आपसे पूछता है बायो सवाल का नियम क्या है, और तब पूछता है कि धारा लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसी की जानकारी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानिए, फिर बताते हैं। ये चुंबक हो गया, मान लीजिए यानी चारों ओर का क्षेत्र देखिए, और का क्षेत्र देखिए जिसमें चुंबक के प्रभाव का क्या करें, महसूस करें, अनुभव करें, यही क्या कहलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। हो गई। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसमें बायो सवाल का नियम जरूर छुएगा भाई, कभी भी छोड़ेगा नहीं। बायो सवाल का नियम अनिवार्य रूप से पूछता है कि बायो सवाल का नियम क्या है, और तभी ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए बायो सवाल का नियम हम पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं पीछे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन पूछता है, और ये 5 नंबर से कम नहीं, एकदम छोटा। देखिए बायो सवाल का नियम लगाएंगे, एकदम झकास तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, धारा लूप अथवा कुंडली है, उसके केंद्र पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है, कितना होता है यही निकालना है। धारा लूप बनाइए, फटाक दे, ये हो गई, तार है, मोड़ दीजिए, लूप बन गई। थोड़ा सा सही से बना दे भाई, क्यों हम रोने वाला काम करें, एकदम बेस्ट तरीके से बना दें। ये हो गई, ऐसे बना दिए, धारा जा रही है, आ रही है, हो गई ऐसे। यहाँ आप सेंटर ले लीजिए, क्रॉस करिए, यहाँ से थोड़ी सी लंबाई ले लीजिए, कितना DL, R दूरी पर,
मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ होगा। एंगल कितना बना तो 90 डिग्री, इसमें एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर बन गई, कुछ भी था कुछ भी नहीं था। लिखेंगे हम किसके नियम से तो बायो सेवाल्ट के नियम से, बायो सेवाल्ट के नियम से। तो बायो सेवाल्ट के नियम से आपका कितना होता है तो आप नॉर्मल से जानते हो, डीबी लगाइएगा, थोड़ा सा लंबाई है तो थोड़ा सा मिलेगा, डीबी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे डीबी इक्वल टू कितना होगा तो म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 बट्टे 4 पाई आई डी एल बट्टे आर स्क्वायर और साइन थीटा, थीटा के ऊपर 90 पुट करिए, कहाँ छोड़ेंगे, 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है, 1 रख के हटाइए तो हमारा डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो म्यू 0, हम देखिए कितना झकास डेरिवेशन दे रहे हैं, आई डी एल बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एम थ्योरम कहीं होता ही नहीं है, अब कोई थ्योरम पढ़ाया आपको चुतिया बना के तो बात की बात है, डेरिवेशन है भाई, पूछता है अच्छे के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, सूत्र निकालना है, थ्योरम कहाँ लगाएंगे, मैं थ्योरम क्या पूछेगा, लिखेंगे माना मानी, कहाँ मानेंगे हमें बताइए ना, मानेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी है तो आप जानते ही हो बी हो, लंबाई को लिखेंगे तथा लंबाई यल है, अरे यल लिख दिए तो लंबाई है ये भाई, ठीक है, आर लिख दिए तो वहाँ से सेंटर से उसकी दूरी है, लिखने की क्या जरूरत है, आप बना दिए तो ही आपको याद है, एग्जामिनर जान रहा है कि यहाँ से यहाँ दूरी आर है, क्यों लिपापोती करेंगे एक क्वेश्चन में 1 घंटा, 5 मिनट की टॉपिक है 5 मिनट पढ़िए, अब 5 मिनट में दनाक दे लिखिए, 1 नंबर नहीं कटेगा, एकदम झकास टर्न है, ये हमारा हो गया। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए फटाक दे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जब देखेंगे तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन करा दीजिए dV का, B इक्वल टू इंटीग्रेशन dV, dV का मान क्या है तो म्यू 0 अपान 4 पाई और आई डी एल बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गई। अब इसमें जिसका इंटीग्रेशन होगा कराइए, देखिए एल से मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, सब चिघर हुआ है तो निकाल दीजिए इन सबको, आई बट्टे क्या है आर स्क्वायर, निकल गई, इंटीग्रेशन हो गई डी एल। और टोटल एक सर्किल का लंबाई कितना होता है तो उसकी परिधि उसकी लंबाई होता है, कोई भी गोला ले लीजिए और उसकी लंबाई निकालना है तो उसका परिधि निकाल लीजिए, वही उसकी लंबाई होता है, तो म्यू 0 बट्टे 4 पाई आई वाई आर हो गया स्क्वायर, और टोटल लंबाई कितना होगा तो 2 पाई और इसमें आर माने होता है, आर लिखो, एक आर से एक आर, पाई से पाई और 2 से 4, 2 हो गया। हमारा बचा कितना वही लिख देंगे, तो भी इक्वल टू बचा हमारा म्यू 0 बट्टे 2, ये बच्चा और का बच्चा तो हमारा आई और अपान आर, ये हो गई, यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब कट पिट गया, यही बच्चा ही है। यदि बाय द वे यदि फेरों की संख्या या लूपों की संख्या कितना हो तो यन हो, कैपिटल यन हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बी इक्वल टू यन से गुणा कर देंगे और क्या करेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे आई एन आई अपान आर, ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एकदम आसान, कहाँ कुछ फंसा है, कुछ भी है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, कभी भी इसमें बायो सेवाल्ट का नियम लगाकर ही पूछेगा, कहेगा कि बायो सेवाल्ट का नियम लिखिए, तब कहेगा धारा लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो बायो सेवाल्ट का नियम लगा दीजिए, हमारा कुंडली हो गया। बायो सेवाल्ट के नियम से क्या होता है, थोड़ी सी लंबाई है तो थोड़ा सा मिलेगा, dB इक्वल टू म्यू 0 बट्टे 4 पाई आई डी एल बट्टे आर स्क्वायर, साइन थीटा अब बट्टे आर स्क्वायर है, ये साइन थीटा 90 है 1 होता है, 1 लगा के खत्म करिए, आपका ये हो गया। अब करना क्या, कुल चुंबकीय क्षेत्र कुल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपका dB B इक्वल टू इंटीग्रेशन करा दिए, dB का मान इतना है रखिए, आपका ये हो गया, सब कॉमन है निकाल लिया। टोटल लंबाई कितना होता है 2 पाई आर होता है, रख दिए, कटने वाला था काट दिए, बच्चा क्या है हमारा, यह हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार हो और उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, मगर किसके नियम से, तो एम्पियर के नियम से गणना करना होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 5 नंबर में ये हर साल पूछता है, ठीक है। सबसे पहले अनंत लंबाई का मतलब हो गया कि यानी लंबाई का मतलब हुआ यहाँ से ले ले हम दिल्ली तक या यहाँ से ले ले चंद्रमा तक, यही अनंत हुआ। अनंत का मतलब होता है कि जो ये तार होती है इसके रेडियस की अपेक्षा जो है इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो तो उसको अनंत कह देंगे। तो उसी अनंत लंबाई का कोई सीधे धारावाही तार मतलब जिसमें हम धारा का प्रवाह करते हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आप चुंबकीय क्षेत्र जानते ही हो कि जैसे ये चुंबक है तो इसके चारों ओर का एरिया देखते हैं, जिसमें हमारा कोई चुंबकीय सुई लाते रखते हैं तो वह उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करे जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहरती हो या चुंबक के प्रभाव का हम अनुभव करते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है।
अब रही बात की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, मतलब ओरेस्टेड कहते हैं कि कोई भी धारावाही तार होगा जिसमें धारा का प्रवाह होता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। कौन कहता है? ओरेस्टेड। मान लो ये धारावाही चालक तार है, मान लीजिए ये नंगा तार रहता तो ये तो प्लास्टिक इसके ऊपर लगा है, अगर नंगा रहता तो इसमें अगर हम धारा का प्रवाह करते हैं तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। हम नहीं कह रहे हैं, ओरेस्टेड कहते हैं, ये होता ही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। और कितना होता है तो हम एम्पियर के नियम लागू करके निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, और एम्पियर का परिपथी नियम के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के कोई सीधे धारावाही चालक तार हो तो उसके निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब रही बात की हम इसको हम पढ़ेंगे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसमें एम्पियर का नियम कहता है, तो कल के वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं उसको समझा भी दे रहा हूँ। कोई बंद परिपथ हो, कोई भी बंद पास हो, मेश हो, उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसका आप रेखीय समाकलन करा दीजिए। इस पथ द्वारा कितनी धारा, मतलब कितना धारा द्वारा ये पथ घिरा है उसके म्यू जीरो गुना होता है। मतलब कहते हैं किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी निर्धारक का म्यू जीरो गुना होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन, अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार हो तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, एम्पियर के नियम लागू करके निकालना होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सीधे रेखीय धारावाही चालक तार है, इसमें हम कितना धारा प्रवाहित कर दें तो आई धारा। चलिए इसके सेंटर से ले लीजिए, केंद्र से मान लीजिए बीच से हम एक सेंटर मान लेते हैं। इससे आर दूरी पर हमें क्या निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। और ओरेस्टेड यही कहते हैं कि ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे तो चारों तरफ एक सर्किल बना दीजिए, ऐसे बन गई, देखिए हम बना दिए सर्किल। अब इसमें आप थोड़ी सी लंबाई ले लीजिए, कितना वो लंबाई लेंगे अभी बना दे रहे हम, ऐसे थोड़ी सी, ये पी पॉइंट हो गया, थोड़ी सी हम लंबाई लेते हैं, कितना ले लें तो हम डीएल लंबाई ले लेते हैं। अब ये सर्किल है अपने चारों तरफ, तो जिधर धारा का प्रवाह होगा, याद रखिएगा, जिधर धारा का प्रवाह होगा उधर ये चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इधर ये डीबी वेक्टर भी होगा। आर दूरी हो गया, डीएल हो गया, ये पॉइंट मान करके पी कर दीजिएगा, थोड़ा सीधा हम कर दे रहे हैं, ये हो गई, आई धारा बह रही है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है, लिखेंगे हम किसके नियम से, तो लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। किस नियम से? तो एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से होता क्या है, तो हमारा होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू हमारा होता है म्यू जीरो इंटू आई, ठीक है। अब देखिए वेक्टर हटाएंगे, ये एम्पियर के नियम से होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम यही कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए, पथ द्वारा घिरी कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है, कुल धारा ही हो गई, उसके म्यू जीरो गुना हो गया। अब वेक्टर हटाते हैं तो इसमें cos थीटा जुड़ता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा b इंटू डी, cos थीटा जुड़ जाएगा, और थीटा में इसमें कितना अंश का एंगल बन रहा है 0, क्योंकि धारा जिधर है उधर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, तो इसलिए एंगल हमारा कितना हो जाएगा तो 0 अंश का एंगल हो जाएगा। अब बाकी इधर क्या है हमारा, तो हमारा है म्यू जीरो इंटू आई है। अब cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा खाली बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन b इंटू डी एल बराबर क्या बच जाएगा तो म्यू जीरो इंटू आई। चलिए इसमें b कामन ले लीजिए, तो कामन लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा dl और ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू। अब dl का मतलब क्या हुआ, तो टोटल इसकी लंबाई या गोले का टोटल लंबाई क्या होता है, सर्किल का टोटल लेंथ कितना होता है, तो उसका परिधि उसकी लंबाई होता है, उसकी परिधि उसकी क्या होती है लंबाई। तो टोटल गोले का परिधि, परिधि का मतलब होता है 2 पाई, इसमें रेडियस आ रहता है, देखिए बराबर क्या हो गया तो म्यू जीरो इंटू आई। सेट भेज दीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, तो म्यू जीरो इंटू आई या बट्टे क्या हो जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। इसको और सेट करिए, जब सेट करेंगे तो हमारा b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे 2 पाई और आई बाई क्या लिख देंगे आर, यही हमारा
चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये अब सोचिए इतना ही बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, मगर पूछता कैसे है, इसमें कभी भी एम्पियर का नियम कहते ही पूछेगा, कहेगा एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए, और तब कहेगा लिखिए, और तब कहेगा अनंत लंबाई का कोई सीधे धारावाही चालक तार है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक सीधा धारावाही चालक तार लिया, इससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। एक सर्किल बना दीजिए, क्यों बनाया है, क्योंकि कोई भी धारावाही चालक तार हो जिसमें धारा बहेगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। थोड़ी सी लंबाई लेनी है हमने dl, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि जिधर धारा बहेगी उधर ये होगा इसकी दिशा में, एंगल कितना हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि एम्पियर के नियम से निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर और म्यू 0 इंटू आई, वेक्टर हटाते हैं तो हमारा cos थीटा जुड़ता है, यहाँ cos 0 का माने खाली b इंटू dl बराबर म्यू 0 इंटू आई, b निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू 0 इंटू आई, dl का मतलब हुआ टोटल सर्किल की लंबाई, और टोटल सर्किल की लंबाई कितना है तो 2 पाई r है, बराबर इधर कितना है तो म्यू 0 इंटू आई है, तो b निकालेंगे दे देंगे डिवाइड हो जाएगा, इसको सेट कर लेंगे हो गया। ये बहुत आसान है जो हर साल बोर्ड में आता है और ये 5 नंबर में आया है। देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू से और लास्ट तक सारे एकदम पहले से लेकर ये 7वां चैप्टर का एकदम सीरियल वाइज आपका नोट्स बनता जाएगा। सीरियल वाइज हमने वीडियो बनाया, हर एक टर्न का एकदम स्पेशल टर्न बनाया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा पूछे जाने वाले बोर्ड में क्वेश्चन है तो इस चैप्टर में यही है, एम्पियर का नियम लिखना होता है, और इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है और न्यूमेरिकल भी लगते हैं। लॉन्ग में ये पूछता है कि जैसे क्वेश्चन जब देता है तो उसमें कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर कहेगा कोई सर्किल हो, वृत्तकार, कोई क्वाइल हो, कुंडली हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और किसके नियम लगा के निकालना होता है तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगा के निकालना होता है। अब रही बात इस पे क्वेश्चन, तो इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए या एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। चलिए आज पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत बेसिक टर्न है, एकदम आसान तरीके से हम लोग को आ जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक वर्ड उठाते हैं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। कहते हैं कोई भी हम बंद परिपथ ले लेते हैं, कोई भी बंद परिपथ ले लीजिए, बंद परिपथ, और उस बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, किसके अनुदिश तो सीमा के अनुदिश किसका तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए तो रेखीय समाकलन करा दीजिए, रेखीय समाकलन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराना है तो रेखीय समाकलन, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा के मतलब कुल धारा के म्यू 0 गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है, बस हो गई, परिभाषा हम बता दिए। एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सरल तरीके से हम लोग को आ जाएगा कि आखिर में एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, फिर कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और कह देगा इसमें कि कोई क्वाइल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है, कोई सीधा रेखीय तार हो, रेखीय तार हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना होता है, ठीक है। तो उसमें अनुप्रयोग कर लेते हैं, मगर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में जाने, आखिर में एम्पियर लॉ क्या है। एम्पियर ही दिए थे जो हम धारा के मात्रक एम्पियर लिखते हैं ना, वही ये साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका यूनिट पढ़ा था, ठीक है। तो उसी एम्पियर के का नियम है, वही नियम पढ़ना है। सबसे पहले इसमें देखिए धारा आ रहा है, धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। म्यू 0 गुना जो होता है, म्यू 0 को हम निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक चुंबक ले लीजिए और उसके चारों ओर का आप क्या देखिए तो क्षेत्र देखिए जिसमें कोई दूसरा कोई चुंबकीय सुई ला रहे हैं तो उसमें एक बल आघूर्ण कार्य करे जिसके कारण वो निश्चित दिशा में ठहर जाए, तो वही क्षेत्र जो बनाएगा वही क्या कहलाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये हो गई। अब रहा बात एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एक बार बताएं फिर बताते हैं। कोई बंद परिपथ लीजिए, उस बंद परिपथ के किसके अनुदिश तो सीमा का अनुदिश, क्या कराइए तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। जब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा देंगे तो ये किसके बराबर होगा तो कुल धारा मान लीजिए आई है, इसका म्यू 0 गुना कर दीजिए।
मगर हाँ याद रखिए इस नियम में त्रुटि है। जब ये त्रुटि को दूर करने के लिए हम 12वां चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें इसका करेक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें एम्पियर का छूटा हुआ पद पढ़ाया जाता है अलग से। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है यही है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथ संबंधित नियम लिखिए। 60 क्वेश्चन में आएगा, लांग में नहीं आता। लांग में तभी आएगा जब इसमें कह देगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इनके अनुप्रयोग से कोई वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही कुंडली है, लंबाई अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तभी लांग आते हैं, ऐसा लांग आता नहीं है। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? कोई बंद परिपथ हो, उस बंद परिपथ के किसके? तो सीमा के अनुदेश क्या कर लीजिए? तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर लीजिए। उस पथ द्वारा कितना धारा है, उस पथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वह क्या होगा? तो उसके μ0 गुना होता है। ठीक है, अब इसका हम जो है परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप नोट्स भी बना लें और आसानी तरीके से लिख भी लें, और ये बोर्ड में आएगा तो छूटेगा भी नहीं। देखिए कैसे हम लिखेंगे यही एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार, या डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदेश किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए? तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट बोले तो कुल नेट धारा के μ0 गुना होता है। μ0 गुना होता है। हमने लिखा यही है कि कोई बंद परिपथ हो, उसके सीमा के अनुदिश क्या चीज? तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। ये पथ द्वारा घिरी नेट धारा के क्या होता है? तो μ0 गुना होता है। एकदम आसान तरीके से परिभाषा पढ़ा है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, तो आसान तरीके से बता सकते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर में आता नहीं है, एकदम 2-4 मिनट लगते हैं, तैयार भी हो जाता है और ये हमारा 2 नंबर पेपर में ला भी जाता है। तो एकदम आसान तरीके से हम इसको नोट किए हैं। क्या कहेंगे? कोई बंद परिपथ हो और उसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी कुल धारा के क्या होता है? तो μ0 गुना होता है। अर्थात डेट लिखते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, इसका रेखीय समाकलन कराना है तो dl लंबाई का अनुदिश करा दीजिए। और समाकलन ये बंद परिपथ होता है तो लिखा है ना, किसी बंद परिपथ इंटीग्रेशन कराएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन कराते हैं बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये होता है किसके है? तो μ0 इंटू आई के, कुल धारा हो गया आई और उसके μ0 गुना हो गया। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे हैं, परिभाषा एक बार और बताते हैं। कोई क्या हो? तो बंद परिपथ हो और उसके किसके? तो सीमा के अनुदिश, उसी के अनुदिश क्या कराइए? तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी किसके? तो नेट धारा के क्या होता है? तो μ0 गुना होता है। क्या होता है? तो μ0 गुना होता है। हम नॉर्मल तौर पर कहते हैं कि किसी बंद परिपथ के किसके? तो सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए? तो रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी किसके? तो नेट धारा के क्या होता है? तो μ0 गुना होता है। एकदम आसान है, हम एकदम आसान तरीके से बताए। कोई मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका रेखीय समाकलन करा दीजिए और वह परिपथ द्वारा कितनी धारा गिरी है उसका μ0 गुना करा दीजिए। वही टोटल क्या होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के बराबर हो जाता है। यही एम्पियर लॉ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, डेट इज हम लिखे हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये क्या होता है? तो μ0 इंटू आई के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर।